हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं घटना चक्र 2023 की सीरीज़ को, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2024, आरओ 2023 या फिर आप बीपीएससी 69वीं और एमपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि घटना चक्र की जो पूर्वालोकन सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को, जिसमें आप देखेंगे 1990 से 2023 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। वहीं यूपी पीसीएस के परीक्षाओं के जो मुख्य प्रश्न आते थे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वो भी शामिल किए गए हैं। तो इसमें ऑलरेडी 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं, और आज हमारा जो लेक्चर होगा वो पर्वतीय क्षेत्रों पर आधारित होगा दोस्तों। और आपको एक और न्यूज़ देनी है दोस्तों कि अब कल से यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पे जो है कि हम लोग क्या करेंगे, अब इसके साथ साथ बायोलॉजी के सेगमेंट को भी शुरू करेंगे। और 1 से 2 दिन का और वेट है, सारी तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज को भी शुरू कर देंगे आरओ की। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स के सेगमेंट के लिए परेशान हैं, तो विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे मैं खुद आपको सॉल्व कराता हूं हिंदी मीडियम में। आप लोग मई की भी देख सकते हैं, और जून की आज ही हमारी पहली क्लास आई है, जो आगामी 8 से 10 क्लासेस में पूरी जून की करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक और जानकारी, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप मैसेज करिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो मेरा नंबर नहीं है, एक प्रोवाइडर का नंबर है, जहाँ से आपको पीडीएफ ईजिली मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और कल से दोस्तों हम लोग इसके साथ बायोलॉजी को भी लेके चलेंगे। और मेरे पास टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप इसको जो है कि इतने धीमी गति से लेके चलेंगे तो कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि अब मैं आप लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा, और कोशिश करूँगा कि अब 45 मिनट तक की करंट जो घटना चक्र की वीडियो है 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक की बनाऊँ मैं। और साथ ही साथ बायोलॉजी के सेगमेंट को भी, जो लास्ट टाइम 2022 के एडिशन में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट हो पाई थी, इसलिए पहले हम उसी सेगमेंट को पढ़ेंगे। अगर फिर भी आप लोग पूरी कंप्लीट घटना चक्र अभी देखना चाहते हैं तो 2022 का एडिशन हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। और इस बार 2023 का एडिशन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक को देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रेखा से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अर्थात जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो कैसी है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हमारे भारत में कौन सी है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको उसका नाम बताना है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो एक रेजिड्यूसरी यानी बचे खुचे जो है कि पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। लगभग ये टूट फूट के विखंडित हो चुकी है। ये पर्वत श्रृंखला जो हिमालय है, ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। अब इसके बारे में आपको अभी मैं मैप पर दिखाऊंगा कि कहाँ सिंधु से शुरू होकर ये ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट मिलती है, जो कि 8,848 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है कि हिमालय लगभग 250 किलोमीटर, मतलब 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई लगभग जो है कि यहाँ पे 240 किलोमीटर में फैलकर ये कैसा कैरेक्टर दिखाता है, ये अर्धवृत्त का कैरेक्टर दिखाता है। तो आइए पहले हम इसके कुछ फिजिकल मैप पर भी अपनी एक नज़र रखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर लिखा था कि उत्तर पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये फैली हुई श्रृंखला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये वाली, ये पूरी की पूरी जो है कि आपकी फैली हुई है अरुणाचल प्रदेश के लेके एरिया में, यानी कि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा नदी एंट्री करती है यहाँ तक ये फैली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे हिंदू कुश, और ये जो है कि कुछ हिंदू कुश वगैरह ये सब पहाड़ जो पर्वत आते हैं ये पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी रेंज, और ये एक अर्धचंद्राकार रेंज की तरह देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में बात हो रही है और आगे डिस्कस करते हैं इस पे हम। तो वहीं अब हम इसको देखते हैं आगे इसके बाद कि अर्धवृत्त में ये फैला हुआ क्षेत्र जो है, इसकी कश्मीर में जो चौड़ाई है दोस्तों 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे घटते हुए कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कुछ ये इतना चौड़ा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जाते जाते क्या होता है, ये पतला हो जाता है, जबकि कश्मीर वाले रीजन में क्या होता है, ये चौड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि पश्चिमी जो एरिया है इसका हिमालय का, वो चौड़ाई में ज़्यादा है, और जबकि पूर्वी एरिया आपका चौड़ाई में
कम हो जाता है। फिर भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं, जरा इसको देख लेते हैं। जैसे हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों ही आपके यूनियन टेरिटरीज हैं जो आपके हिमालयी हैं। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 7 सिस्टर्स को लगभग कवर किया है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि पूरा असम या पूरे पश्चिम बंगाल में पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ध्यान देने वाली बात है ये क्यों पाई जाती है, तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जितना ही आप 0 डिग्री के नज़दीक रहेंगे, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये एक्चुअल 0 डिग्री नहीं है यहाँ पे, या हो सकता है ऊपर नीचे हो थोड़ी बहुत 0 डिग्री, और ये आपकी लगभग जो है कि जा रही है 23.5 डिग्री रेखा। कितनी जा रही है? लगभग 23.5 डिग्री जा रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कि उत्तरी छोर है पश्चिम का, मतलब कि कह सकते हैं हिमालय का जो उत्तरी छोर यानी पश्चिमी छोर है वो 0 डिग्री से देखिए कितनी दूर है, काफ़ी दूरी पे है। लेकिन अगर आप पूर्वी छोर की बात करेंगे इस वाले जोन की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की तरफ, तो ये 0 डिग्री से काफ़ी नियरेस्ट पॉइंट पे है अपेक्षाकृत पश्चिम की तरफ। तो इसीलिए 0 डिग्री से अधिक नियरेस्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको अधिक से अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि विविधता वहीं अधिक होगी जहाँ पे 0 डिग्री का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो 0 डिग्री के नियरेस्ट होने की वजह से ही पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप अगर पढ़ते हैं आगे कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में हम विभाजित कर सकते हैं। यानी हिमालय का जो निर्माण हो रहा था वो धीरे धीरे 4 क्षेत्रों में निर्माणित हुआ। तो पहला जो क्षेत्र है सबसे पहले वो आएगा आपका तिब्बत के क्षेत्र में, जिसका विकास हुआ वो था ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय में 3 रेंज आती हैं। 3 रेंज कौन कौन सी आती हैं? आइए सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्र में सबसे पहले आता है आपका काराकोरम आ जाता है, फिर आपका लद्दाख आ जाता है, फिर आपका जास्कर आ जाती है। तो ये 3 श्रेणियाँ तिब्बत के क्षेत्र में आती हैं। फिर उसके बाद बृहद हिमालय आता है जो कि महान हिमालय के रूप में जानते हैं। फिर लघु हिमालय आता है जो कि मध्य हिमालय के रूप में, और बाह्य या उप हिमालय जिसको हम शिवालिक के रूप में जानते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं इसको? तो आइए ज़रा हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी अगर हम बात करें, मैं यहीं पे आपको देखिए इमेज को दिखाता हूँ। ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं, तो ये तिब्बत के पठार में एंट्री कर रही हैं यहाँ पे। तो ये तिब्बत वाले पर्वत में देखने को मिलती है, तिब्बत के क्षेत्रों में। तो इसीलिए इसको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जो आपका बृहद हिमालय है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं बृहद हिमालय को। यहाँ देखेंगे आप ग्रेट हिमालयन लिखा हुआ है, तो ये वाली जो रेड लाइन जा रही है ये आपकी ग्रेट हिमालय हो गई। इसके बाद छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं इस तरीके से, ये आपका हो जाता है लघु हिमालय। और सबसे नीचे वाली जो लाइन जाती है ये वाली सबसे नीचे, ये आपकी शिवालिक हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में कैसे यहाँ पे सिकुड़न हो जा रही है, यानी 150 किलोमीटर की चौड़ाई है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 450 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जाता है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हिमालय का यहाँ देखते हैं हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। कैसे है? उत्तर से दक्षिण क्रम में होने का मतलब क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण का, तो सबसे ऊपर आपका कौन सा है? काराकोरम वाला रेंज होता है जो तिब्बत में आता है। फिर उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय हो गया, फिर उसके बाद लघु हिमालय हो गया, फिर सबसे नीचे आता है शिवालिक। और इसका डिवीज़न आप देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ में हो रहा है। तो सबसे ऊपर आपको कौन सा मिलेगा? ट्रांस हिमालय, जिसमें 3 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद आपका आता है जो है कि ग्रेट हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय के रूप में देखते हैं, जिसमें आपकी कंचनजंगा भी मिलती है, माउंट एवरेस्ट भी मिलती है, बुंजी गॉर्ज भी देखने को मिलती है। फिर आपका लघु हिमालय आता है जो स्पेशली कुल्लू कांगड़ी जो घाटी है, कुल्लू कांगड़ा की, हिमाचल प्रदेश की जो घाटियाँ हैं वो सब आती हैं। और सबसे नीचे आपके शिवालिक आते हैं, शिवालिक की भी रेंज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा। और आगे हम समझते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं? ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ट्रांस हिमालय जो कि सबसे पुराना माना जाएगा इन चारों में से, इसकी उत्पत्ति जो हो रही थी वो क्रिटेशियस टर्सरी काल तक हो रही थी। और इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। क्या है? हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है।
हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल के विभिन्न युगों में हुआ, क्योंकि क्रिटेशियस से निकलते हुए हम लोग टर्सरी काल में एंट्री कर रहे थे और टर्सरी में भी कई सारे सब डिवीजन पीरियड्स होते हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न युगों में इनका निर्माण हुआ, जिसमें वृहद हिमालय या महान हिमालय जो कि हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। कौन से नंबर की? दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ। ओलिगोसीन, और ये किस काल में आती है? टर्सरी में। टर्सरी काल के अंतर्गत ओलिगोसीन युग में, जो लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो चुका था। उसके पश्चात आपका लघु हिमालय आता है और इसका मध्य मायोसीन में इसका निर्माण होता है। फिर सबसे अंतिम आती है शिवालिक, जो कि सबसे नवीनतम श्रेणी है और इसका प्लायोसीन युग में निर्माण हुआ। अब होगा क्या, आपसे प्रीलिम्स में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वृहद हिमालय का निर्माण कौन से युग में हुआ? ओलिगोसीन में हुआ, मध्य मायोसीन में या प्लायोसीन में? तो आपने अगर इस क्लास को पढ़ा होगा तो आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। वहीं पूछ लेता है कि शिवालिक कौन से युग में जो है कि बनी है या सबसे नवीनतम श्रृंखला है, तो ये प्लायोसीन में बनी है, यानी प्लायोसीन में इसका निर्माण हुआ है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमालयी या हिमाद्री भी कहा जाता है और यह सबसे अतत जो है कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला का मतलब होता है जिसका विकास लगातार होता जा रहा है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। औसत का मतलब ये नहीं कि 6000 मैक्सिमम है, क्योंकि आपको यहाँ पे 8848 मीटर की हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है, तो वहीं 4000 के लगभग भी इसकी पीक देखने को मिलती है, चोटियाँ देखने को मिलती हैं। आइए और आगे हम देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेज जो है कि कुछ क्लियर इमेज नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक पामीर की नोट देख रहे होंगे जो कि एक कुल्लुल पर्वत है और ये हिंदुकुश पर्वत है जो पाकिस्तान में चला जाता है। फिर यहाँ पे आप ये कराकोरम रेंज देखेंगे, के से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये आप लद्दाख की श्रेणी को देखेंगे और ये आप देखेंगे जास्कर की श्रेणी को। तो ये तीनों ही आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं और ये सबसे प्राचीन थे, जो किस में थे? अभी मैंने बताया क्रिटेशियस टर्सरी युग में इनका निर्माण हो रहा था। इसी के बाद धीरे धीरे यहीं पे एक बृहद हिमालय की श्रृंखला बनती चली जाती है, जिसमें आपको एवरेस्ट, कंचनजंगा और गुरुमानधाता, कैलाश पर्वत, ये सारे देखने को मिलते हैं। फिर इसी के बीच में आपकी आती पीर पंजाल श्रेणी, जो कि लघु हिमालय से संबंधित होती है, और सबसे लेटेस्ट आती है आपकी प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय। सबसे लेटेस्ट आपकी आती है प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय, जिसकी तराई भाग में हमें गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के लगभग 6-7 जिले देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक फिगर। अब हम आगे इसको और डिस्कस करते हैं। जैसे क्या लिख रहा है कि महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ध्यान देना कि भारत में नहीं स्थित है, बल्कि कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। तो ध्यान देना, तिस्ता और तामूर नदी के बीच में आपकी कंचनजंगा की श्रेणी स्थित है। अब जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके के रीजन में यहाँ से कुछ यहीं समझ लीजिए कंचनजंगा, तो यहाँ तो आपको देखने को मिलेगी तिस्ता नदी और यहाँ आपको देखने को मिलेगी तामूर नदी, और ये भारत में पाई जाती है, जबकि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। तो ये आपने लोकेशन देख ली। अब आगे देखते हैं, यह पूर्व में तिस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। तो वहीं आप देखेंगे कि कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो मैंने क्या दिखाया, सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित, आपको दिखाया भी इस चीज़ को। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। वहीं अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है और धौलागिरी की चोटी नेपाल के मध्य में स्थित है। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों ही चोटियाँ भारत में स्थित नहीं मानी जाती हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असिमित है, यानी अनसिमेट्रिकल है। इसका मतलब कि कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, कहीं ऊंची बहुत है तो कहीं छोटी छोटी, फिर कहीं ऊंची हो जाती है। तो ये इस तरीके से इसको माना जाता है। और इसी के बाद हिमालय के इस भाग का जो क्रोड होता है वो दोस्तों ग्रेनाइट से बना होता है। ग्रेनाइट, इसका मतलब हो गया कि हमें हिमालय में ग्रेनाइट के पार्ट भी देखने को मिलेंगे और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का मतलब क्या होता है, नदियों का प्रवाह होता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, जबकि दक्षिणी भारत में पठारों से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो मौसमी होती हैं, जो बारिश के समय तो जो है कि पानी से परिपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश या मानसून का समय खत्म हो जाता है तो
और जबकि आपके सतत वाहिनी का मतलब हो गया कि चाहे मौसम कोई भी हो, जाड़े का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, लेकिन इनमें पानी सदैव बहता रहेगा। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। यानी सबसे ऊपर आपने देखा ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसके बाद आपका लघु हिमालय आ रहा है, फिर सबसे नीचे आएगा शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय, और इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई औसतन 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। यानी यहाँ पे लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेंगे, जो कि 60 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित हैं। और मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। और ये प्रश्न हर बार बनता है कि पीर पंजाल की जो श्रेणी है वो किस में आती है, क्या वो बृहद हिमालय में आती है, या वो लघु हिमालय में आती है, या वो शिवालिक हिमालय में आती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये आपके मध्य हिमालय अर्थात लघु हिमालय में स्थित होती है। वहीं धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जो इसी श्रृंखला में आती हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी भी आती है और हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू जैसी घाटियां भी स्थित हैं, जो कि आपका एक टूरिस्ट प्लेस भी होता है। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के जो टूरिस्ट प्लेस है कांगड़ा, कुल्लू या कश्मीर की जो घाटियां हैं, ये किस पर्वत श्रृंखला में आते हैं? क्या ये बृहद में आते हैं, मध्य में आते हैं, या शिवालिक में आते हैं? तो इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। वहीं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला या सबसे निचली श्रृंखला या सबसे नवीन श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर होती है और इसमें लगभग 1000 मीटर के हाइट वाले जो है कि पर्वत देखने को मिलते हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई, जो कि मुख्य हिमालय में जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा लाई गई अवसंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। निम्न हिमाचल जो कि लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में एक लंबवत घाटी देखने को मिलती है, जिसको दून के नाम से कहते हैं। जैसे देहरादून होता है उत्तराखंड में, कोटली दून है एवं पाटली दून, तो इनको दून कहा जाता है। जो लंबी लंबी घाटियाँ होती हैं, कुछ घासों के मैदान भी मिलेंगे आपको। तो शिवालिक क्षेत्र के गिरी पर यानी कि फुट हिल्स पर जहाँ पे आप देखोगे उसके पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को हम भाबर कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि शिवालिक के जब नीचे हम उतरते हैं तो भाबर देखने को मिलता है, और यहाँ पे सामान्यतः चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में जो की गई कंकड़ और बजरी की जो मात्राएं होती हैं, यहाँ पर इन्हीं की जमाओं की एक मेखला देखने को मिलती है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदियां ही इसमें लुप्त हो जाती हैं, अर्थात कि इसके नीचे बहने लगती है और हमें ऊपर से देखने में क्या लगता है कि नदी यहाँ पे खो गई, और धरातल पर केवल सूखी हुई घाटी देखने को मिलती है, क्योंकि नदी का पानी नीचे छिप जाता है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम होती है, यानी कि पूर्व साइड में, और पश्चिम साइड में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला होता है, जिसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। और पामीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। हमने अभी देखा था एक मैप में इस किताब के ही कि क्या देखा था कि ट्रांस हिमालय जो कि सबसे ऊपर में रहता है, उसी के ऊपर पामीर की गांठ होती है, जिसमें एक तरफ तो हिंदू कुश पर्वत होता है पाकिस्तान में, और एक तरफ कुल्लुल पर्वत होता है जो तिब्बत में देखने को मिलता है। इसी में आपको कराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में ही देखने को मिलती हैं। और वहीं हिंदू धर्म का जो पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जैसे इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। अब जरा मैं यहाँ पर आपको दिखाने से पहले आपको मैप की इमेज दिखाना चाहूँगा। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सतलज नदी यानी कि सतलज और सिंधु के बीच हिमालय जो स्थित भाग होता है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सिंधु नदी तो मेरे दोस्तों यहाँ पे बहती है। मैं इसको ब्लू कलर कर लेता हूँ पानी के रंग में, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी है और यहाँ पे सतलज नदी है, और इसी रेंज में चलिए मैं और नीचे कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी सिंधु नदी है और यहाँ सतलज नदी है, तो इसे क्या नाम दिया गया? पंजाब हिमालय दिया गया। PH में लिखता हूँ पंजाब हिमालय, क्योंकि इसके बीच का एरिया है। वहीं पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर
और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर सतलज और काली नदी, तो ये तो थी आपकी सिंधु, ये हो गई सतलज, और यहाँ कहीं आपको काली नदी देखने को मिलती है उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे यूपी नहीं, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे, तो इसको हम यहाँ पे कुमाऊं हिमालय के रूप में जानते हैं। किस हिमालय के रूप में? KH यानी कि कुमाऊं हिमालय के रूप में यहाँ पर देखते हैं। और वहीं काली और तिस्ता नदी, तो अब ये जो काली नदी थी और यहाँ सिक्किम के पास जो तिस्ता नदी है दोस्तों, इसके बीच के अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो इसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। वहीं तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित असम हिमालय को जानता है। तो ये रही आपकी दिहांग, जो कि ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है असम में दिहांग के नाम से। तो यहाँ के क्षेत्र को हम लोग असम हिमालय कहते हैं। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो कैसे किया गया, आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं मेरे साथ। जैसे हम अगर यहाँ शुरू करते हैं सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में, तो यहाँ हमें पंजाब हिमालय देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पंजाब का रीजन आता है। फिर यहाँ पे अगर आप सतलज पे आ चुके हैं तो सतलज से आप जब आगे बढ़ते हो तो यहाँ नेपाल के बॉर्डर पे काली नदी देखने को मिलती है, जहाँ आप कुमाऊं हिमालय के रूप में देखते हैं। अब यहाँ से सिक्किम के पास तिस्ता नदी देखने को मिलती है, इनके बीच में ही हम इसे क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कह देते हैं। और यहाँ पे आपको दिहांग नदी देखने को मिलती है, जिसको हम लोग असम हिमालय कह देते हैं। तो नदियों के आधार पर विभाजन मैंने आपको दिखाया, जो कि बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। और ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, क्योंकि ये नदी जो है कि दिहांग नाम के गार्ज से यहाँ से यांग्याप दर्रे से यहाँ पे एंट्री करते हुए जो है कि बहते हुए चली आती है इस तरीके से। तो ये तो थी आपकी छोटी सी जानकारी यहाँ पे मैप पे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। अब आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड यानी गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मुड़ जाता है। ऐसे दक्षिण की ओर तीखा मुड़ने के साथ भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यही उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं, जैसे पूर्वांचल यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया होता है, जहाँ पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ियों के रूप में इनके नाम दिए जाते हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में रूस के साइबेरिया से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनका अनुभव होता, और जिससे सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता। क्योंकि लगातार जब ठंडी हवाएं बहती दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो है कि बर्फ जमनी शुरू हो जाती, और इतना जो विस्तृत और उपजाऊ जो क्षेत्र हमें मिला है, यूपी, बिहार, MP, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र से हम वंचित रह जाते। इसलिए यहाँ पर हिमालय का बहुत महत्व होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से अलग हो जाता है। जो वर्षा हमें बंगाल की खाड़ी से टकराते हुए जो अरब मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, जो बंगाल की खाड़ी से टकरा के सीधे मुड़ जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड की ओर। अगर यहाँ पे ये हिमालय नहीं होते इस रेंज में, तो ये सीधे की सीधे हवा निकल जाती साइबेरिया की तरफ, और ये यूपी, बिहार, MP हवाओं से वंचित होकर वर्षा से भी वंचित हो जाते। तो इस वजह से इसका प्रतिरूप भी अलग हो जाता। वहीं हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु नदियाँ, गंगा नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगर ये नहीं होती तो ये जलोढ़ मृदा जो है ये भी नहीं बन पाती। वहीं अटल टनल की एक जानकारी है, इसको कंक्लूड करते हैं कि 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। और पीर पंजाल किस में होता है दोस्तों? लघु हिमालय में होता है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है, वहां नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। क्या किया? वहां से अटल टनल का इन्होंने उद्घाटन किया है। और आइए हिमालय के कुछ अनुदैर्घ्य उत्क्रम भी हैं, इनको भी समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाने के हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हिमालय के कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम हैं, यानी कि थ्रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे थ्रस्ट या फॉल्ट जिसमें पाए जाते हैं, दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT मिलता है, और MFT एवं MBT यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार होता है। और MBT एवं MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट
के मध्य लघु हिमालय का विस्तार होता है और इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी नीचे सबसे पहले शिवालिक हिमालय, फिर यहाँ पे मध्य हिमालय, फिर यहाँ पे आपका बृहद हिमालय, फिर इसके ऊपर ट्रांस हिमालय। तो इनके बीच ये जो लाइनें हैं ना, इसको नाम दिया गया है। तो आइए मैं आपको इसे और विस्तार से समझाने का प्रयास करूँ ताकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आप देख सकते हो MFT मेन फ्रंटल थ्रस्ट और MBT मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार देखने को मिलता है। MBT एवं MCT के मध्य लघु हिमालय। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे तो हो गया आपका MFT और यहाँ से आपका ये शिवालिक हिमालय बन गया और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MBT। फिर MBT से ऊपर आप जाते हो तो MCT यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लघु हिमालय की श्रृंखला देखने को मिलती है। और MCT के जब ऊपर आप जाते हो तो CCZ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के बीच आपको बृहद हिमालय देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने एक इमेज बना दी आपको। और MCT के ऊपर HHC यानी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन और जो है कि इसके मध्य अवस्थित है। आगे चलते हैं। इसके उत्तर में आपको क्या देखने को मिलता है, सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र, जिसको हम लोग ITSZ कहते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन अवस्थित है। और ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति और हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र किस में आता है, भूकंपीय जोन की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 नंबर में आता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप लगातार आते रहते हैं। तो आइए अब हम इसकी MCQ सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। MCQ सीरीज़ क्या कहती है, तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बृहद हिमालय से इन्हें लगातार पानी मिलता रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में सिंधु नदी देख लीजिए, गंगा नदी देख लीजिए, यमुना नदी देख लीजिए, ब्रह्मपुत्रा नदी, इन सभी को लगातार पानी मिलता रहता है। तो ए स्टेटमेंट सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ वो सतत वाहिनी हैं, इसलिए आर स्टेटमेंट गलत है और ए सही है। इस आधार पे आप देखेंगे कि बी आपका, हाँ, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो वर्ड था अधिकांश, इस पे हमने फोकस नहीं किया और इसी वजह से देखो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। भी हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हमने क्या सोचा कि यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं दोस्तों, वो जो है कि अधिकांश प्राप्त करती है, जबकि ऐसा नहीं पूछा जा रहा। कहा जा रहा है कि हिमालय के पास जो वर्षा होती है वो मैक्सिमम जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ये बात दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वर्षा की बात कर रहा है और ऊपर वाली बातें नदियों की हो रही है, तो दोनों की बातें अलग अलग हैं, इसलिए ये व्याख्या नहीं कर रही हैं। तो यही होता है, देखिए, सिली मिस्टेक, जैसे मैंने खुद कर दी अभी, इसलिए आप लोगों को ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित है, यानी कि ग्लेशियर में होना स्थित है। और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन और कारण तो सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा की बात हो रही है, यहाँ नदियों की बात हो रही है कि वो पानी कहाँ से प्राप्त करती हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, यह बात सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए, बी ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी होगी। तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी अब यहाँ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो धौलाधर श्रेणी है ये आपको लघु हिमालय में देखने को मिलती है। निम्न हिमालय का मतलब ही होता है शिवालिक श्रेणी और बृहद हिमालय ये रहा। तो अगर हम इससे भी पुराना अगर हम देखेंगे तो ट्रांस हिमालय हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ट्रांस हिमालय, लेकिन ट्रांस हिमालय का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम सी ऑप्शन मानेंगे बृहद हिमालय की श्रेणी को। अगर हम यहाँ पे देखें कि हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी जो है इसमें बृहद हिमालय, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वही है, ओलिगोसीन युग में बना है। उसके पश्चात लघु हिमालय मध्यम आयोसीन में और शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम जो कि प्लायोसीन युग में बना है। बृहद, लघु और शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल में हुआ है, जबकि ट्रांस वाले का जो है कि हुआ है क्रिटेशियस टर्सरी काल में हुआ है, क्रिटेशियस टर्सरी युग में। आगे देख लेते हैं हम इसको।
यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक कौन से प्रभाव पड़ सकते थे? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही बात है। सिंधु गंगा मैदान इतने सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाते, यह भी सही बात है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यह भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया है। अब इसको यहां समझते हैं फिर से। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में रूस से चलने वाली जो साइबेरियाई ठंडी हवाएं शीत लहरों का अनुभव होता, और जिसकी वजह से सिंधु गंगा द्वारा जो जलोढ़ विस्तृत मृदा है उससे हम वंचित हो जाते और मानसून का प्रतिरूप भी बदल जाता, क्योंकि ये हवाएं सीधे निकल के साइबेरिया की ओर जाती और चाइना वाइना में बारिश कराती, जबकि भारत में बारिश नहीं हो पाती। इसीलिए हिमालय जो है पर्वत क्या कर रहा है, मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा उसकी सहायक नदियों के अपरतन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मृदा का मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको हम भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसको भाबर कहते हैं। आगे देख लेते हैं अब हम यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन को। उप हिमालयी जो क्षेत्र है उसके गिरिपथ के में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को हम भाबर कहते हैं। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित एक मेखला होती है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, शिवालिक या अरावली? तो पर्वतपदी का मतलब होता है सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर तो मिलेगा आपको ट्रांस, फिर उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद मिलेगा आपको मिडिल यानी कि लघु हिमालय, फिर आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय, और यही सबसे नीचे होता है। तो शिवालिक हिमालय, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। देख लेते हैं यहाँ पे कि हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश शिवालिक हिमालय की श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ होती हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ भी होती हैं। आगे देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ आपके हिमालय का हिस्सा है, अरावली का नहीं, पश्चिमी घाट का नहीं, सतपुड़ा का नहीं, क्योंकि ये जो आपका एरिया होता है ये वाला दोस्तों, ये पश्चिमी घाट कहलाता है, जबकि अरावली आपकी रेजिड्यूसरी सबसे प्राचीन श्रृंखला है और हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला के रूप में आप शिवालिक को जानते हो, सबसे नवीनतम। इसीलिए शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो सेनेजोइक में हुआ है। ध्यान देना, सेनेजोइक में भी किसमें? प्लायोसिन उसे कहते हैं या सेनेजोइक भी कहते हैं। मेसोजोइक में आपका मध्य मेसोजोइक में लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। और अगले प्रश्न पे देखते हैं, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ये औसतन लगभग 900 से 1100 मीटर तक होती है। हालांकि इसमें प्रादेशिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में है? तो ये मैंने आपको बताया भी था अभी। और आरओ के देखिए री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न सीधा पूछा गया है, तो हम इसका सही उत्तर लगाएंगे सतलज और काली, क्योंकि हमने पढ़ा था सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय होता है, फिर सतलज से काली के बीच में आएंगे तो कुमाऊं हिमालय देखने को मिलता है, और फिर काली से तिस्ता की ओर बढ़ेंगे तो ये आपको नेपाल हिमालय देखने को मिलेगा, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र की ओर जाएंगे तो यहाँ आपको असम हिमालय देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आगे देख लेते हैं हम, यहां व्याख्या भी दे रहा है कि कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित होता है। सिंधु और सतलज के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? तो भाबर क्षेत्र जो होता है वो गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण होता है, अर्थात शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई होती है और इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से होता है। किसके जमाव से होता है? कंकड़ व बजरी के जमाव से होता है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो आपको गहरे खड्डे भी नजर आएंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग भी दिखेगी, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी दिखेंगी, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी दिखेगी। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको चारों ही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी।
तो क्या पूछा गया था आपसे कि सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं और नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रश्न यूपीएससी का कि जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 1 नंबर की इंडिकेट कर रही है ये कराकोरम को कर रही है, दूसरे नंबर की लद्दाख को कर रही है और तीसरे नंबर की जो श्रेणी है वो जास्कर को कर रही है, ठीक है। और ये जो चौथे नंबर की श्रेणी है ये आपको पीर पंजाल को कर रही है इंडिकेट। तो यही आपसे पूछा जा रहा है आगे, तो आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4 किसे अंकित कर रही है। तो भाई 1 का मतलब था कराकोरम, 2 का मतलब लद्दाख, 3 का मतलब जास्कर और 4 का मतलब पीर पंजाल। तो आप देखिए यहाँ पे लद्दाख से शुरू किया, गलत। यहाँ कराकोरम तो ठीक है लेकिन पीर पंजाल आ गया तो ये भी गलत हो गया। तो आगे देख लेते हैं इसको हम, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इस तरीके से कराकोरम 1 पे थी, 2 पे लद्दाख, 3 पे जास्कर और 4 पे पीर पंजाल। तो आज की क्लास को दोस्तों हम लोग आज यहीं रोकते हैं और अभी इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन हैं, तो इसको हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे क्योंकि अब क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और कल से हम लोग 15 अगस्त से आपकी बायोलॉजी की क्लास भी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी की, और दोनों ही क्लास की लेंथ हम लोग 1 घंटे के अप्रॉक्स रखेंगे ताकि जल्दी समय से खत्म हो जाए और आप लोग रिवीजन कर पाएँ। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर क्वेरीज कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करके, और कॉल करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि फ़ोन नहीं लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ उससे बात कर लीजिएगा, अगर वो आपको दे देता है तो आप उससे ले सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।